जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का भाग 5। पॉलिटी का भाग 5 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 5। इसको हिंदी में कहते हैं संघ, इंग्लिश में कहते हैं यूनियन। हाँ, आज हम लोग भाग 5 पढ़ने वाले। देखो, भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है अनुच्छेद, है ना। 52 से 151 अनुच्छेद तक आता है, याद रखना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 5, जो अनुच्छेद 52 से 51 तक आता है, जिसका नाम है संघ यूनियन। इसमें हम यूनियन के बारे में पढ़ने वाले हैं, संघ के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, इसमें 4 अध्याय आता है। पहला अध्याय का नाम है कार्यपालिका, कार्यपालिका। दूसरा अध्याय का नाम है विधायिका। तीसरा अध्याय का नाम है न्यायपालिका। और चौथा अध्याय है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा इसको हिंदी में बोलते हैं। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। ओके, कार्यपालिका देखो अनुच्छेद आता है, कार्यपालिका आता है 52 से लेकर के 78 तक। विधायिका आता है 79 से 79 से लेकर के 123 तक। हाँ, न्यायपालिका आता है 124 से लेकर के 147 तक। और CAG आता है 148 से 151 तक। याद रखना, हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के भाग 5, है ना। संविधान का भाग 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संघ, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनियन, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भाग 5 किसके बारे में पढ़ना है, संघ के बारे में पढ़ना है। भाग 5 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है, तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है ना। ये इस तरीके से पूछेगा कि जो संघ है ना, संघ किस भाग में पढ़ना है, तो भाग 5 में पढ़ना है। संघ अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आता है, 52 से 151 तक आता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, यहाँ से देखते हैं, भाग 5 में 4 अध्याय है। पहला अध्याय है कार्यपालिका, दूसरा अध्याय है विधायिका, तीसरा अध्याय है न्यायपालिका, चौथा अध्याय है CAG, है ना। CAG को हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल। ओके, क्लियर। अब देखो, कार्यपालिका जो हमारा प्रथम अध्याय है, जो 52 से 78 तक आता है, 52 से 78 तक आता है। विधायिका 79 से 123 तक आता है ना, 79 से 123 तक आता है। न्यायपालिका 124 से 147 तक आता है। CAG, है ना, 148 से 151 तक आता है। लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले प्रथम अध्याय को देखेंगे ना, फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं भाग 5 के प्रथम अध्याय को देखेंगे, है ना, कार्यपालिका को देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हेडिंग लगाओ, भाग 5 हम लोग देख रहे हैं ना, पार्ट 5, जिसका नाम है संघ, इंग्लिश में कहते हैं इसे यूनियन, है ना। इसका हम प्रथम अध्याय पढ़ने वाले हैं। अध्याय प्रथम, जिसका नाम है कार्यपालिका, कार्यपालिका। देखो, मेरे हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग बचपन से ही ऐसा ही था, है ना। इसमें मैंने कुछ संशोधन वगैरह किया नहीं, जो है वही है इसमें। अध्याय प्रथम पढ़ने वाले, प्रथम अध्याय पढ़ने वाले हैं, जो कार्यपालिका है, जो अनुच्छेद 52 से 78 तक आता है। देखो, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट है, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, पहला हमारा पॉइंट रहेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो जनरली 52 से 52 से 62 तक आता है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसमें 63 से लेकर के 73 तक, 73 तक आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बाद मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, जो 74 एंड 75 में बताया गया। इसमें प्रधानमंत्री शामिल है। मंत्री परिषद में ही हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे AG, महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी। ये 76 में है, अनुच्छेद 76 में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, है ना, अटॉर्नी जनरल इसको इंग्लिश में बोला जाता है महान्यायवादी को। ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी बोला जाता है इसको। ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, इसको प्रथम कानूनी अधिकारी बोला जाता है ना, ऑफिसर, ये प्रथम विधि अधिकारी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत सरकार के कार्य, भारत सरकार के
भारत सरकार के कार्य जो 77 एंड 78 में है। देखो भाग 5 में 4 अध्याय था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और सीएजी। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम अध्याय, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है कार्यपालिका, जो 52 से 78 तक आता है। याद रखना, प्रथम अध्याय कार्यपालिका 52 से 78 तक आता है। इसमें हम लोग 1 2 3 4 5 पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 52 से 62 तक आता है। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, जो 63 से 73 तक आता है। उसके बाद मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे, जो 74-75 में आता है। उसके बाद महान्यायवादी पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है ना। ही इज अ फर्स्ट लॉ ऑफिसर, इसको प्रथम विधि अधिकारी, विधि को बोला जाता है कानून, तो इसे प्रथम कानूनी अधिकारी भी कहा जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे 76 अनुच्छेद में। उसके बाद पढ़ेंगे भारत सरकार के कार्य, है ना, भारत सरकार के कार्य 77 और 78 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो क्लियर, हम लोग बारी बारी से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगाओ, भाग 5 तो रहेगा ही रहेगा, हम लोग भाग 5 को भी साइड कर देते हैं, जो बार बार हमको लिखना पड़ता है ना। भाग 5 52 से 151 तक आता है, 52 से 151 तक आता है, जिसमें 4 अध्याय है। प्रथम अध्याय हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रथम अध्याय कार्यपालिका। चलो हेडिंग लगाओ, प्रथम अध्याय कार्यपालिका, कार्यपालिका। इसमें हम लोग किस टॉपिक के बारे में कवर करेंगे? पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 52 से 62 तक अनुच्छेद को क्लियर करेंगे। चलो, कार्यपालिका कहां से कहां तक आता है? 52 से 78 तक आता है। चलो देखो, पहला अनुच्छेद देखेंगे। पहला बोले तो 52 से स्टार्ट होता है हमारा। तो 52 में बोला गया है राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति के पद, देखो 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बोला गया है ना। इसमें बताया गया राष्ट्रपति का पद होगा, है ना। कितने पद होगा? एक ही पद होगा। इसमें क्लियरली बोला गया कि राष्ट्रपति का पद एक ही होगा। अगर ये बात इसमें मेंशन नहीं होता तो पता चलता कल को राष्ट्रपति का एक पद नहीं, बहुत सारे राष्ट्रपति इलेक्शन में लड़ रहे हैं और एक राष्ट्रपति 2-2 3-3 राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए हैं, है ना। बात यहाँ से क्लियर है, यहाँ मेंशन लिखा है, बात है क्लियर। यहाँ मेंशन किया गया राष्ट्रपति का पद होगा तो कितना होगा? केवल एक ही पद होगा। चलो, एक ही पद होगा और कभी भी खाली नहीं होगा, कभी भी रिक्त नहीं होगा। रिक्त मतलब खाली, कभी भी खाली नहीं होगा। क्या होगा? कभी भी खाली नहीं होगा। राष्ट्रपति का पद होगा, केवल एक ही होगा और जो कि कभी खाली नहीं होगा। बात है क्लियर। चलो, और ये पद कहां से लिया गया? राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। याद रखना, कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया और पद होगा, केवल एक ही पद होगा और कभी भी खाली नहीं होगा, है ना, कभी भी रिक्त नहीं होगा। चलो 52 हमारे क्लियर हो गया। देखो आप 53 देखने वाले हैं। 53 में क्या बताया गया? कार्यपालिका की सभी शक्ति निहित होगी, सभी शक्ति निहित होगी, निहित होगी किसके अंदर? राष्ट्रपति के अंदर। निहित होगी राष्ट्रपति के अंदर, निहित होगी राष्ट्रपति के पास। देखो, कार्यपालिका की सभी शक्ति निहित होगी राष्ट्रपति के पास। कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं, सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति ही करेगा, राष्ट्रपति के पास निहित होगी। लेकिन ये अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा? अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। ये अधीनस्थ क्या है? सबऑर्डिनेट अपने सबऑर्डिनेट के माध्यम से करेगा। अब ये सबऑर्डिनेट क्या, अधीनस्थ क्या चीज है? तो देखो, कार्यपालिका की सभी शक्तियां निहित होगी कार्यपालिका की सभी शक्तियां होगी किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। लेकिन ये सभी शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा, अपने सबऑर्डिनेट के माध्यम से करेगा। ये सबऑर्डिनेट क्या चीज है? तो सबऑर्डिनेट, है ना, 74 और 75 में बताया गया। 74 और 75 में बताया गया। तो 74 और 75 में बताया गया। 74 में देखो, पहले 74 को हम देखते हैं। 74 में बोला गया है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति के सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा। 74 में बताया गया। 75 में बताया गया कि राष्ट्रपति
है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करेंगे, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह एवं सहायता से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे। बातें क्लियर। चलो इसको फिर से हम दोहराते हैं। 74 में बताया गया कि 74 में राष्ट्रपति के सलाह एवं सहायता के लिए उनका सबऑर्डिनेट होगा। क्या होगा? सबऑर्डिनेट होगा, मतलब मंत्रिपरिषद होगा। क्लियर। 75 में बताया गया है राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाने के बाद उनके सलाह एवं सहायता से ही मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करेंगे। मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति राष्ट्रपति भी करेंगे और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। बातें क्लियर। चलो, तो इन्हीं को बोला गया है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को ही बोला गया सबऑर्डिनेट बोला गया। तो यहां से देखो, कार्यपालिका सभी शक्तियां निहित होगी राष्ट्रपति, ये प्रयोग करेंगे, स्वयं करेंगे और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे, अपने सबऑर्डिनेट के माध्यम से करेंगे। तो सबऑर्डिनेट क्या चीज पता चल गया? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को ही सबऑर्डिनेट बोला गया। इनके सलाह एवं सहायता से ही सारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। हालांकि सभी कार्यपालिका सभी शक्तियां निहित है राष्ट्रपति के पास ही, लेकिन ये प्रयोग किसके माध्यम से करेंगे? अपने सबऑर्डिनेट के माध्यम से करेंगे, अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे, प्रधानमंत्री के सलाह एवं सहायता के माध्यम से करेंगे। चलो क्लियर। अब देखो यहां से एक शब्द निकल करके आता है कि राष्ट्रपति जो है ना, प्रेसिडेंट, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को इंग्लिश में बोला जाता है प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट है ना, अपनी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं ना, सबऑर्डिनेट के माध्यम से करते हैं। तो इसका यह मतलब तो निकलता है ना कि इनके पास वास्तविक शक्तियां है नहीं, है ना, किसी और की सलाह एवं सहायता से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर कोई इनको काम करना रहेगा, कोई काम करना रहेगा, तो ये सलाह लेने के लिए मतलब परमिशन लेने के लिए किसके पास आएंगे? प्रधानमंत्री के पास। या इसको इस तरीके से समझिए, प्रधानमंत्री के पास जितनी भी शक्तियां हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति के पास जितनी शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करेंगे, उनके सबऑर्डिनेट, उनके अधीनस्थ ही करेंगे, है ना। किसकी सहायता से? इसको इस तरीके से समझिए, राष्ट्रपति के पास जितनी भी शक्तियां हैं, सारी शक्तियों का प्रयोग वो प्रधानमंत्री ही करेंगे, है ना, प्रधानमंत्री ही करेंगे। केवल प्रधानमंत्री हस्ताक्षर या सिग्नेचर ही कर पाएंगे। आई बात क्लियर? समझ में आया? केवल राष्ट्रपति हस्ताक्षर या सिग्नेचर ही कर पाएंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति के पास जितनी शक्तियां हैं, सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे, उनके सबऑर्डिनेट अधीनस्थ ही कर पाएंगे। प्रयोग प्रधानमंत्री ही करेंगे, उनके सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। तो यहां से तो साफ साफ दिखता है कि राष्ट्रपति के पास जितनी शक्तियां हैं, है ना, उनका शक्तियों का प्रयोग सबऑर्डिनेट करेंगे, मतलब उनके सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करेंगे। तो यहां से साफ साफ दिखता है कि राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां नहीं है। किस प्रकार की शक्तियां नहीं है? वास्तविक शक्ति उनके पास नहीं है। औपचारिक शक्तियां बोल सकते हो, इनडायरेक्ट उनके पास पावर बोल सकते हो। डायरेक्ट उनके पास पावर कोई दी गई नहीं है, इनडायरेक्ट उनके पास पावर है। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि इनके पास कोई भी किसी प्रकार का वास्तविक शक्तियां नहीं है। हाँ, अगर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों है, राष्ट्रपति अपने सभी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ के माध्यम से क्यों करते हैं, खुद क्यों नहीं करते, स्वयं क्यों नहीं करते, है ना। इनको जो वास्तविक शक्तियां दी गई है, उनके पास वास्तविक शक्तियां, इनको जो औपचारिक शक्तियां दी गई है, इनको डायरेक्ट शक्ति क्यों नहीं दी गई है, वास्तविक शक्ति क्यों नहीं दी गई है ना। ये अपने शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से या प्रधानमंत्री के माध्यम से क्यों करते हैं? सवाल उठ रहा होगा ना। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए देखो, हम लोग देखने वाले राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति का हमने 52 में पढ़ा था ना, 52 में, कि राष्ट्रपति का पद एक ही होगा। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। लेकिन इसके पहले हम लोग देखते हैं भारत की संरचना को देखते हैं, भारत का संरचना आखिर है किस प्रकार का। तब यहां से क्लियरली समझ में आएगा कि आखिर क्यों राष्ट्रपति अपना शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करते हैं, क्यों उनका शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं, है ना। राष्ट्रपति को कोई भी काम करना रहेगा तो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे, अपने सारी शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे, अपने सबऑर्डिनेट के माध्यम से करेंगे। इसके पीछे वजह क्या? तो वजह जाने के लिए हम लोग भारत की संरचना को देखने वाले हैं, भारत का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। भारत की संरचना देखने वाले। देखो, भारत की संरचना संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। जब भी बात आती है संसदीय प्रणाली की, तो यहां दो शक्तियों का प्रयोग, जब भी बात आती है संसदीय प्रणाली की, तो यहां दो बातों का जिक्र होता है, हेड ऑफ नेशन एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ नेशन, हेड ऑफ नेशन, हेड ऑफ नेशन एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ नेशन बोले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हेड ऑफ नेशन बोले तो हेड ऑफ गवर्नमेंट बोले तो प्रधानमंत्री। तो हमारे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है।
हमारे देश में राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, देखो हमारे देश में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है, हेड ऑफ नेशन कौन है? राष्ट्रपति है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है ना? भारत सरकार के प्रधान कौन है? जो भी भारत सरकार है उसका प्रधान कौन है? हमारे प्रधानमंत्री, है ना। तो प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति दी गई है, इन्हें औपचारिक शक्ति दी गई है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसको जानने के लिए देखो, इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग देशों से कंपेयर करके देखते हैं, तब आपको वास्तविक रूप से समझ में आएगा आखिर ये वजह क्या चीज़ है। देखो, हम लोग देखने वाले पहले ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली देखते हैं। ब्रिटेन का संरचना, तो यहां भी संसदीय प्रणाली है, यहां भी सेम टू सेम यही है ना, सेम टू सेम यही है। भारत को जो संरचना संसदीय प्रणाली है, सेम वैसा ही ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है। यहां भी दो प्रकार का है, आपको शक्तियां देखने को मिलेगा, एक वास्तविक शक्ति है, एक औपचारिक शक्ति है। वास्तविक शक्ति यहां भी हेड ऑफ नेशन है, और यहां भी हेड ऑफ गवर्नमेंट है। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट के लिए यहां प्रयोग होता है प्रधानमंत्री, और यहां राष्ट्रपति। याद रखना, ब्रिटेन में राष्ट्रपति नाम का कोई पद नहीं होता, यहां एक राजा होता है, राजा, क्राउन होता है, राजा। आज के डेट में भी ब्रिटेन में राजतंत्र है। क्या चीज है? राजतंत्र है। अब भारत में क्या है? लोकतंत्र है। संसदीय प्रणाली है, लेकिन यहां क्या है? लोकतंत्र है। याद रखना, लोकतंत्र है। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है, यहां भी राष्ट्रपति है, यहां भी प्रधानमंत्री है। और ब्रिटेन की भी संरचना देखते हैं तो यहां भी संसदीय प्रणाली है, यहां भी आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रपति का पद मिलेगा और प्रधानमंत्री का पद मिलेगा। लेकिन यहां राष्ट्रपति का पद नहीं है, यहां राजा कहलाता है। हालांकि काम भले ही सेम टू सेम होता है, यहां भी औपचारिक शक्ति दी गई है, यहां भी इनको भी औपचारिक शक्ति दी गई है। लेकिन अंतर इतना है, जो भारत की जो संसदीय प्रणाली है ना, हेड ऑफ नेशन है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, यहां लोकतंत्र के सिद्धांत पर काम करता है और यहां राजतंत्र के सिद्धांत पर काम करता है। आखिर लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है? तो राजतंत्र पहले आपको समझा, राजतंत्र में आपको पहले समझाता हूं। राजतंत्र बोला जाए, राजा है ना, राजा वहां का शासन बनेगा, है ना, वहां का राष्ट्रपति का जो पद रहेगा ना, हेड ऑफ नेशन रहेगा, जो वहां हेड ऑफ नेशन रहेगा वहां राजा रहेगा। तो राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, मतलब इस तरीके से। तो इस प्रकार से वहां वंशानुगत प्रक्रिया चलती रहेगी। राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस प्रकार से वंशानुगत प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यहां पर बोला गया है राजतंत्र है, ना कि लोकतंत्र है। आई बात समझ? राजतंत्र उसे बोलते हैं जहां हेड ऑफ नेशन राजा रहता है, ना कि राष्ट्रपति रहता है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र का देखो परिभाषा क्या है। देखो, लोकतंत्र का परिभाषा एकदम सिंपल है। जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का सरकार होना चाहिए, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का सरकार होना चाहिए, है ना। तो यहाँ जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, यहाँ राजा या राष्ट्रपति जो भी रहे, यहाँ जिस व्यक्ति का चुनाव होगा, है ना, वो राष्ट्रपति का, यहाँ जिस व्यक्ति का चुनाव होगा या इस पद पर जो भी व्यक्ति होगा वो जनता के लिए होगा, है ना, जनता के द्वारा होगा और जनता का चुनाव होगा। यानी कि इसे जनता चुनेगा, ना कि राजा का राजा इस प्रक्रिया चलेगा। वंशानुगत यहाँ होने वाला नहीं है। लेकिन हम ब्रिटेन में देखते हैं राजा यहाँ प्रक्रिया चलता है, यहाँ राष्ट्राध्यक्ष राजा होता है, तो राजा का ही बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, तो ये हो गया राजतंत्र। लेकिन भारत में देखते हैं, भारत में है लोकतंत्र। भारत में क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र रहने की वजह से यहाँ राजा कोई बनता नहीं है, यहाँ राष्ट्रपति का पद होता है। राष्ट्रपति का पद बोले तो लोकतंत्र के हिसाब से बोले तो, है ना, जनता के लिए जनता का शासन होना चाहिए, जनता के लिए जनता का शासन होना चाहिए और जनता के द्वारा भी चुना जाना चाहिए। तो मतलब यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होगा, है ना। प्रक्रिया क्या रहेगी वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ राजतंत्र होगा। बात है क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया। राष्ट्रपति का पद, यहां तक आपको समझ में आ गया। और इसको यही यूएस से कंपेयर करके देखते हैं, है ना, अमेरिका से कंपेयर करके देखते हैं, तो वहां का जो संरचना है, वहां संसदीय प्रणाली बिल्कुल भी नहीं है, वहां संसदीय प्रणाली नहीं चलता है, वहां अध्यक्षात्मक शासन चलता है। अध्यक्षात्मक शासन चलता है, याद रखना। लेकिन यूएस की बात करें, वहां अध्यक्षात्मक शासन चलता है, अध्यक्षात्मक शासन। इसमें क्या होता है? हेड ऑफ नेशन और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति होता है, याद रखना। देखो, ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली है, जो भारत का संसदीय प्रणाली है, सेम वही ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली है। यहां भी हेड ऑफ नेशन होता है, यहां भी हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। लेकिन अंतर इतना है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, डेमोक्रेसी कंट्री है, जिसकी वजह से यहां राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यहां राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली होते हुए भी यहां राजतंत्र है। राजतंत्र में क्या होता है? यहां हेड ऑफ नेशन कोई एक राजा बनता है और राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, इस तरीके से वो वंशानुगत चलते रहता है, इस प्रक्रिया चलते रहता है। तो वहां एक राजतंत्र का बोझ है, तो वहां एक राजतंत्र की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन भारत की बात करते हैं तो यहां लोकतंत्र की प्रक्रिया। लोकतंत्र में क्या होता है? चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, दोनों व्यक्ति का चुनाव होगा।
लोकतंत्र का परिभाषा ही है जनता के लिए जनता का शासन होना चाहिए, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का सरकार होना चाहिए। तो यहाँ बोला जाता है जनता का सरकार, तो जनता का सरकार तभी बनेगा जब जनता उसे चुनेगा, है ना, जनता उसे वोट देगा। तो लोकतंत्र का परिभाषा यही हुआ कि जनता के माध्यम से चुना जाएगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इवन प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है। इसलिए हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है, संसदीय प्रणाली है। ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली है, यहाँ हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ नेशन होता है, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री है इसका चुनाव होता है। लेकिन हेड ऑफ जो नेशन है यहाँ कोई राष्ट्रपति नहीं बनता, यहाँ कोई एक राजा बनता है, और राजा का चुनाव कभी भी नहीं होता है। तो जनरली होता नहीं है राजा का चुनाव। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी राजा का चुनाव नहीं होता, वो एक राजतंत्र है। आई बात समझ में, राजतंत्र। तो हमने भले ही, है ना, हमने भले ही राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया है, लेकिन हूबहू कॉपी नहीं किया। हूबहू कॉपी क्यों नहीं किया, इसके मतलब क्या हुआ? देखो, ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति का पद है वो राजा है ना, राजा है, लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति है। पहला नंबर, राष्ट्रपति का पद भले ही ब्रिटेन से लिया है, लेकिन हूबहू कॉपी नहीं किया। यहाँ राजतंत्र कब चलता है, यहाँ राजतंत्र चलता है, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र होता है। यहाँ, है ना, यहाँ राजा जो भी हो, यहाँ राजतंत्र चलता है, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र चलता है। यहाँ राजा का चुनाव नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भले ही अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन यहाँ चुनाव तो होता है ना। तो राष्ट्रपति का यहाँ चुनाव होता है, लेकिन यहाँ चुनाव नहीं होता। तो हमने भले ही राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया है, लेकिन डायरेक्ट हूबहू कॉपी नहीं किया। आई बात समझ में। अब बात आती है औपचारिक शक्ति है, और हमारा ये तो डाउट था ना, यहाँ बात हमारा यही डाउट था ना कि राष्ट्रपति को औपचारिक शक्ति क्यों दी गई है और प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति क्यों दी गई है ना, वास्तविक शक्ति क्यों दी गई है ना। हमारा यही डाउट था ना कि राष्ट्रपति को औपचारिक शक्ति क्यों दी गई है और प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति क्यों दी गई है। तो इसी का डाउट क्लियर करने के लिए मैं इतना डिटेल्स में समझा रहा हूँ आपको। तो देखो, राष्ट्रपति को औपचारिक शक्ति इसलिए दी गई है, प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्ति इसलिए दी गई है। इसके लिए हम लोग ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को देखने वाले हैं। देखो, मैं आपसे ये बोलता हूं कि राष्ट्रपति का ब्रिटेन से लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका ये भी मतलब निकलता है हम लोग ब्रिटेन का हम लोग आदत पड़ चुका था, उन लोगों का हमें आदत पड़ चुका था, ब्रिटेन का हम लोगों को आदत पड़ चुका था। तो इसलिए हम लोग राष्ट्रपति का पद है ना ब्रिटेन से लिए, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिए। लेकिन यहाँ जो राष्ट्रपति का पद है राजतंत्र के अनुसार था, राजा था, और राजा के पास जो शक्तियां थी ना वो नाममात्र की शक्तियां थी। ये मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ। जब हम लोग पद, जो है ना, राष्ट्रपति का पद हम लोग ब्रिटेन से लिए, है ना, क्योंकि हम लोग बहुत सालों से, बहुत वर्षों से हम लोग ब्रिटेन के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेजों के गुलाम थे, तो इनका आदत हम लोग को पड़ चुका था। इवन जब देखो वो संविधान में बहुत सारे ऐसे चीजें जो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया, है ना, ब्रिटेन से लिया। तो राष्ट्रपति का पद भी ब्रिटेन से लिया, तो हम लोग को इनको आदत पड़ चुका था। तो यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ जो राजा है ना, राजा है या राष्ट्रपति बोलो, जो समझना समझो। तो यहाँ जो राजा का पद था राजतंत्र के अनुसार इनको नाम मात्र की शक्तियां दी गई थी, है ना, राजों को नाम मात्र की शक्तियां दी गई थी, है ना। ब्रिटेन के जो राजा थे ना, इनको नाम मात्र की शक्तियां दी गई थी, नाम मात्र के। ये नाम मात्र क्या चीज होता है? इनका मतलब केवल सिग्नेचर करना ही होता था, है ना। प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री जो भी प्रधानमंत्री जो भी अपना नए कानून बनाते थे, केवल इनका राजा का काम था, केवल इनका काम था सिग्नेचर करना, है ना, हस्ताक्षर करना, केवल इनका हस्ताक्षर करना ही। प्रधानमंत्री जो भी कानून बनाते थे, जो भी कानून वहां बनता था, तो राजा का काम था केवल सिग्नेचर करना, केवल हस्ताक्षर करना, बस इतना ही काम था उनका, हस्ताक्षर करना और आगे बढ़ाना, बस इतना ही काम था। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति का पद कहां से लिया था, है ना, ब्रिटेन से लिया था। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया था, और वहां ये देखा गया था कि जहां राजा जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है, उनको शक्तियां नाम मात्र की दी गई है, औपचारिक शक्तियां दी गई है, वास्तविक शक्तियां बिल्कुल भी नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से हम लोग क्लियर होता है, हम लोगों को क्लियर होता है कि राष्ट्रपति के पास औपचारिक शक्तियां हैं। इसको हम डीपली समझेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको हम डीपली समझने वाले हैं। तो यहाँ देख, तो इसके आगे हम लोग डीपली समझने वाले। बस आप इतना यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ औपचारिक शक्तियां केवल इनके पास इसलिए औपचारिक शक्तियां दी गई है क्योंकि हमने ये पद ब्रिटेन से लिया है, और ब्रिटेन में राजा होता है, और राजा के पास नाममात्र की शक्तियां दी गई है। राजा जो वहां होता है नाममात्र की शक्तियां दी गई है। वहां प्रधानमंत्री जो भी कानून बनाएगा, केवल उस कानून पर सिग्नेचर करने के लिए उनको बनाया गया है, राजा बनाया गया, क्योंकि वहां राजतंत्र है ना, राजतंत्र के अनुसार वो राजा बने, उनको जनता वोट नहीं दिया, इसलिए उनको नाममात्र की शक्तियां दी गई है। लेकिन हम लोगों ने भारत जो संसदीय प्रणाली है और भारत में जो राष्ट्रपति को जो पद लाया गया, वो हूबहू कॉपी पेस्ट करके ब्रिटेन से लाया गया, है ना, ब्रिटेन से पद लाया गया। अब ब्रिटेन में क्या चीज है? ब्रिटेन में तो राजा है ना, राजा पास कोई शक्ति दी गई नहीं, नाममात्र की शक्ति। तो इसी प्रकार राष्ट्रपति के पास भी नाममात्र की शक्ति दी गई है, औपचारिक शक्ति दी गई, वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री को शक्तियां दी गई है। बात क्लियर?